लेकर विवाद जारी। नवनीत राणा और लकड़वाला मामले की जांच करा सकती है उद्धव सरकार। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर कांच की बोतल से हमला करने का आरोप। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,300 नए मामले आए सामने। दिल्ली में कोविड-19 की तेज रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। और पटना में जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन। समारोह में लालू परिवार को भी निमंत्रण। इफ्तार पार्टी में शामिल होंगी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव का बेल बॉन्ड भरा जा चुका है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां लालू प्रसाद यादव का बेल बॉन्ड भरा जा चुका है। दोपहर तक जमानत पर होगी रिहाई। तो देखिए, दोपहर तक रिहाई हो जाएगी और रिहाई होते ही लालू यादव 30 अप्रैल को पटना आएंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका जो है उस पर सुनवाई हुई, उन्हें बेल मिल चुकी है, वो रिहा हो चुके हैं। आज बेल बॉन्ड भरना था और देखिए ये बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया भी हो चुकी है। अब से अगर बात करें तो कुछ ही देर में जमानत पर लालू प्रसाद यादव जो है वो रिहा हो जाएंगे और रिहा होते ही 30 अप्रैल को पटना आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बेल बॉन्ड भरा जा चुका है, कुछ ही देर में रिहा होंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शर्मिला चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शर्मिला, लालू प्रसाद यादव जो हैं वो अब सभी मामलों से रिहा हो चुके हैं। पार्टी और परिवार में तो खुशी ही है। अगर बात करें तो बेल बॉन्ड भी भरा जा चुका है। बिल्कुल, बेल बॉन्ड भरा जा चुका है पूजा। और जैसा कि आपने बताया कि तमाम उनके जो मामले हैं, यानी 500 मामलों में अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव की जो बेल बॉन्ड की प्रक्रिया है वो कल से चल रही है। बुधवार को भी बेल बॉन्ड की प्रक्रिया चल रही थी। 1-1 लाख के 2 बेल बॉन्ड है वो भरे गए। इसके बाद निचली अदालत को भी 10 लाख रुपए जमा करवाए गए हैं। सीबीआई से जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद अब थोड़ी देर में लालू प्रसाद यादव निकल सकते हैं। ये जो संभावना है ये जताई जा रही है। बुधवार से ही इसकी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को 22 अप्रैल को ही जमानत दे दिया गया था हाईकोर्ट की ओर से। झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया था। और इसके अलावा अगर हम पूजा बात करें जमानतों की, तो हाजीपुर में जिस दिन लालू प्रसाद यादव को 22 अप्रैल को चारा घोटाला मामले में जमानत मिला, एक और मामला था इसमें लालू प्रसाद यादव पे सुनवाई हो रही थी। उस मामले में भी, यानी हाजीपुर का एक मामला था जहां लालू प्रसाद यादव पर एक मामला चल रहा था विवादित बयान देने के मामले में, और उस मामले में भी जमानत मिल गई है। तो लालू प्रसाद यादव को 5 मामलों में जमानत मिल गई है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव अब निकल सकते हैं। और आज ये संभावना जताई जा रही है कि वो कोर्ट से बाहर वो माफ कीजिएगा, वो जेल से बाहर निकल सकते हैं पूजा। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपए भी जमा कर दिए हैं। और झारखंड हाईकोर्ट से जब से उन्हें स्वीकृति मिली, यानी जमानत जब मिल गई थी, तब से जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। 2 बेल बॉन्ड जो है वो भर दिया गया है। और इसी के साथ ये भी खबर आ रही है पूजा की 30 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव पटना आ सकते हैं या पटना आने वाले हैं। तो लालू प्रसाद यादव आज तो वो रिहा हो जाएंगे। बिल्कुल शर्मिला, यादव बिहार आने वाले हैं, पटना आने वाले हैं। फिलहाल उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है, एम्स में उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में पूछा ये कयासों का जो बाजार है वो गर्म है। एक और जहाँ राजनीति है वो शर्मिला, एक सवाल हम आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पटना आएंगे। परिवार के बीच और पार्टी के बीच जिस तरीके से कला की तस्वीरें हम देख रहे हैं, तेज प्रताप यादव एक अलग रुख में नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आरजेडी सुप्रीमो के आने के बाद कुछ बदलाव नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल लालू प्रसाद यादव एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वो बिहार की राजनीति हो या फिर उनका परिवार हो। परिवार में भी लालू प्रसाद यादव की जो भूमिका है वो बहुत अहम रहती है। अभी भी लालू प्रसाद यादव बीमार है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो भी मुख्य फैसले होते हैं, चुनाव को लेकर जो भी रणनीतियां बनाती है, कई बार लालू प्रसाद यादव के ही दिशा निर्देश पर जो पार्टी है वो अब भी चल रही है। भले ही तेजस्वी यादव यहाँ पर राजद का कमान संभाल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे लालू प्रसाद यादव जरूर होते हैं। अब
तेज प्रताप यादव पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, मारपीट के आरोप लगे हैं, इसमें पूजा कोई भी जो नेता है वो खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। जगदानंद सिंह ने भी कहा है कि अगर आरोप लगा है तो ये गलत है, लेकिन अगर ये आरोप गलत है, यानी रामराज यादव ने अगर ये गलत आरोप लगाया है तो वो और भी गलत है। तेज प्रताप यादव पर जगदानंद सिंह ने डीटीवी भारत के सहयोगी निषेध से बात करते हुए जी बिल्कुल। और अब क्योंकि तेज प्रताप यादव ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि अब मैं इतना अपमान नहीं सहने वाला हूँ, पिता से मुलाकात करूंगा और इस्तीफा दे सकता हूँ। तो लालू प्रसाद यादव जब बिहार आने वाले हैं, अब देखना ये होगा कि क्या लालू प्रसाद यादव अपने बेटों की जो नाराजगी है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी इसके निशाने में है, क्योंकि तेजस्वी यादव पर सवाल उठा है। ये जताया जा रहा है, कई जो सत्ता पक्ष के नेता है वो भी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से ही ये हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में नहीं बनती है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी के तमाम नेता और बिहार सरकार के तमाम नेता कहते नजर आ रहे हैं। चलिए शर्मिला जी, ये होगा जी बिल्कुल, बहुत ये होगा पूजा कि लालू प्रसाद यादव आते हैं तो क्या इन दूरियों को पाटते हैं या नहीं, ये बहुत अहम होगी देखने वाली बात। जी पूजा। शर्मिला, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बेल बॉन्ड भरा जा चुका है। दोपहर तक लालू प्रसाद यादव जो हैं वो रिहा हो जाएंगे और 30 तारीख को पटना आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो खुशी का माहौल आरजेडी के अंदर भी और परिवार में जो कला है उससे भी दूर करने की कोशिश लालू प्रसाद यादव की तरफ से, और साथ ही साथ आरजेडी के अंदर जिस तरीके से परेशानियां और विवाद चल रही हैं इसको भी ठीक करेंगे लालू प्रसाद यादव। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर जारी विवाद और गहराता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के यूसुफ लकड़वाला कनेक्शन की जांच कर सकती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ये संकेत दिए हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने नवनीत राणा को प्यादा करार दिया है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि हनुमान चालीसा विवाद के जरिए दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि सांसद नवनीत राणा मोहरा हैं और उनके पीछे और भी कई लोग हैं। हनुमान चालीसा के पीछे दंगे भड़काने की साजिश है और हनुमान चालीसा विवाद को लेकर सांसद नवनीत राणा भयखला जेल में बंद है। 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों शख्स रिश्ते में भाई हैं और इनका सीधा ताल्लुक मुख्य आरोपी अंसार से था। गिरफ्तार इन आरोपियों के नाम जफर और बाबुद्दीन हैं। इन दोनों पर हिंसा वाले दिन शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर कांच की बोतलों से हमला करने का आरोप है। साथ ही ये तलवार भी लहराते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस के मुताबिक हिंसा में इन दोनों का काफी रोल रहा। पुलिस इन दोनों आरोपियों से बेहद गंभीरता से पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे हिंसा मामले में पुलिस ने 28 बालिग को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 3 नाबालिग को भी बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के पास इन 28 बालिग में से अंसार समेत 9 आरोपी हैं, जिनमें वो पूछताछ कर अन्य आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई है। कासगंज के वरिष्ठ समाजसेवी और सपा नेता मनोज यादव ने शहनाई गार्डन में रोजा इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें शहर के हजारों रोजेदारों ने रोजा इफ्तार किया है। आपको बता दें कि मनोज यादव हमेशा समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं और कासगंज से चेयरमैन बनकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। और आपने एक शब्द पूछा था कि आपने क्यों किया। मेरा भी मन है इस शहर में इस बार चेयरमैन ही लड़ने का, तो स्वार्थ मेरा भी है। मैं झूठ है और झूठ जो बोलते हैं तो फिर ऊपर वाले की पूजा भी कर रहे हैं, झूठ बोलकर खराब करते हैं। तो शानदार तरीके से मेरी भावना रही, प्यार इसलिए रहा, चुनाव लड़ूंगा और इस शहर को बताऊंगा कि चेयरमैन इसको कहते हैं।
सहारनपुर में पिछले 1 साल से बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ पति के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सेक्रेटरी और ब्लॉक प्रमुख के चक्कर काट रही है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया। मामले में पीड़ितों ने एसडीएम के पास शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। मामला हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया था, 1 साल हो गया। हम सेक्रेटरी पर चक्कर मारते गए कि भाई हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। हम मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया, हमारी माँ ने भी कहा उसे। उसके बाद कल हमने उससे फ़ोन किया, उसने कहा कि प्रमुख ने रुकवा रखा सेक्रेटरी ने कि आप कहीं भी जाओ, मैं बना के नहीं दे सकता। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी पर देर रात पाली राजस्थान से गोड्डा जा रहे तेज रफ्तार कार अचानक चालक के झपकी आ जाने की वजह से दूसरे कार में टकरा गई, जिससे वो पलट गई। हादसे की सूचना पर पुलिस ने रेस्क्यू कर एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भिजवाया। वहीं हादसे में कार में सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां 3 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अराउंड एक एक्सीडेंट हुआ आगरा एक्सप्रेस वे पे, जिसमें 9 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनमें से 3 जो हैं हमारे डेड हैं, जिसमें से एक महिला है और एक पुरुष है और साथ में एक 6 माह की बच्ची है। ये बिल्कुल क्रश इंजरी है, जिनकी डेथ हो चुकी है। बाकी जो 6 बच्चे इनको सीवियर थे, जिनको प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सिद्धार्थनगर के बामदेव में पीड़ित राजू चौहान की जमीन पर दबंगों के द्वारा कब्जा जमा लिया गया है, जिसको लेकर पीड़ित काफी दिनों से थाने की चक्कर काट रहा है, फिर भी न्याय नहीं मिलता नजर आ रहा, जिसको लेकर वह उप जिलाधिकारी को भी अपनी जमीन की नपाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दे चुका है। मौके पर लेखपाल के द्वारा जमीन की पैमाइश कर निशाना भी लगवा दिया गया है, जिसके बाद भी दबंगों की दबंगई कम होती नहीं दिख रही है। जबरन पीड़ित राजू चौधरी के जमीन पर कब्जा जमा लिया गया है, जिसको लेकर वो थाने और अपनी फरियाद लेकर पहुंचा तो जयप्रकाश तिवारी के द्वारा उसके साथ गाली गलौज की गई और जबरन सुलहनामा करा दिया गया है। वहीं पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, यहाँ तक कि उसे मारने पीटने की धमकियां भी मिल रही हैं। दोनों पार्टी के हम हो गए, हमार सुलह करे को मिल रहा है। जबरदस्ती हमें कहीं कि अगर सुलह नहीं करबो तो अंदर कही देवे। जबरदस्ती जयप्रकाश दरोगा तिवारी जी हमें सुलह कराई नहीं, हम सुलह नहीं करत रहे। जबरदस्ती हमसे कराई नहीं, पैसा ले रहे उनके। कहीं के पाड़े फोन आए रहा विधायक के, तो सुलह करो नहीं तो जेल जाबो तू। पीलीभीत के जिला अस्पताल में डॉक्टर के गायब होने की वजह से हादसे में घायल हुई महिला को समय पर इलाज नहीं मिल सका, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव को जिला अस्पताल में फोन करना पड़ा। दूसरी ओर सीएमओ मौके पर गए और अपने स्वयं इलाज शुरू किया। बता दें कि सीएमओ ने अस्पताल से गायब 2 डॉक्टरों के वेतन रोकने की कार्रवाई की है। एक महिला आई थी पूरनपुर से, दुर्घटनाग्रस्त थी वो, तो उनको पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा था शायद, तो मेरे पास खबर आई थी आप ही में से किसी बंधु के द्वारा, तो फिर वहाँ जाके पहले पता किया, फिर मैं स्वयं ही वहाँ पहुँच गया था। फिर वो भी थे और जो और भी रोगी थे उनको देख के जो आवश्यक दिशा निर्देश दे के मैं आ गया था। देश में कोरोना मामले एक बार फिर तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं और धीरे धीरे मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। रोजाना तौर पर आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जो लोगों में चिंता बढ़ा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,303 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 16,980 हो गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये बढ़कर 0.66% हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,563 नए मरीज ठीक भी हुए हैं। कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,28,126 हो गई है। इसके अलावा महामारी की चपेट में आकर 5,23,693 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 39 लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त पटना सिटी से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अरफाबाद निगम पार्षद की हत्या करने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अरुण शर्मा पर घर में आए 4 अपराधियों ने
ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, घटना में पार्षद के बेटे को गोली लग गई है। बड़ी खबर इस वक्त की पटना सिटी से, जहां आपको बता दें कि घायल को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया है, साथ ही पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पटना सिटी से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां पर आपको बता दिए कि अरुण शर्मा निगम पार्षद के घर पर 4 अपराधी आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की। और इसमें आपको बता दें कि पार्षद के बेटे को गोली लगी, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से कई खोखे भी बरामद किए हैं, साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ पटना सिटी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, ये बताइए कि इस पूरे मामले में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, जहाँ तक बात की तो देर रात की घटना है, जहाँ आलमगंज थाना क्षेत्र के अल्फाबाद कॉलोनी की घटना है, जहाँ पे निगम पार्षद है जो बाग चौवन के अरुण कुमार शर्मा है, 3 से 4 की संख्या में जो ये अपराधी आते हैं रात के करीब में और इनके ऊपर ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं। लेकिन इनके ऊपर न लगते, इनके पुत्र के ऊपर गोली लगते हैं, जो कि अभी हालत की अगर बात किया तो हालत अभी इलाज चल रही है, लेकिन गंभीर रूप से नहीं है। लेकिन हाँ, हालत उनको जो गोली लगी है तो उनको इलाज ट्रीटमेंट चल रही है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जहाँ तक बात किया तो मौके पर से कई खोखे भी बरामद किए पुलिस ने। अब पुलिस पूरे बिंदुओं पर जांच कर रही है। जी मुकेश, ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार किसी तरीके का कोई विवाद था, पूर्व में चल रहे विवाद को लेकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, विवाद की तक बात की जाए तो विवाद की कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चल पा रहा है कि जिस तरीके से अरुण कुमार शर्मा जो पार्षद है निगम के, वो काफी सज्जन व्यक्ति हैं, उनसे किसी से विवाद नहीं होते हैं, वो सभी से मेल जुलाप लेकर चलते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये तो अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हो सकता है चुनाव का कोई मुद्दा होगा, ये तो स्पष्ट अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब तक ये प्रशासन जांच में जुटी है, प्रशासन से जांच के बिंदुओं पर ही पहल किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पटना सिटी में निगम पार्षद पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, हालांकि वो सुरक्षित हुए, लेकिन बेटे को गोली लगी है, एनएमसीएच में इलाज चल रहा है। जहानाबाद से एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं, जहां पर जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के एएसआई जो है उस पर कार्रवाई की गई है। जहानाबाद में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां एएसआई को घूस लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उपेंद्र कुमार मेहता 10,000 रुपए ले रहे थे घूस, और उसी वक्त ये कार्रवाई की गई है। जिले के घोसी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के एएसआई उपेंद्र कुमार मेहता पर बड़ी कार्रवाई हुई है। निगरानी विभाग की टीम ने पदस्थापित एएसआई को 10,000 की घूस लेते रंगे हाथों दबोचा है। मामले में एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद एएसआई से जहानाबाद परिसदन में पूछताछ जारी है। कहाँ से पकड़े गए? घोसी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले मणिभूषण कुमार, जिनका पड़ोसी के साथ विवाद था, जिसके संबंध में घोसी थाना में कांड दर्ज हुआ था इनके विरुद्ध, उसी में कोर्ट में केस डायरी और मोबाइल का कॉल डिटेल्स का मांग हुआ था, जिसको भेजने के लिए घोसी थाना के एएसआई हैं उपेंद्र प्रसाद मेहता, इनके द्वारा 10,000 रुपया की रिश्वत की मांग की गई थी। वही रुपया आज लेते हुए थाने कैंपस के आसपास से गिरफ्तार किए गए। तो बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां पर निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एएसआई को रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। दीपक हमारे संवाददाता जहानाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, मामले में क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, एक मामला है घोसी थाना में, जहां एएसआई एक पदस्थापित है वहां पे, जिनको निगरानी विभाग के टीम के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है 10,000 रुपये रंगे हाथ लेते हुए। पूरी जानकारी देते हुए आपको बता दें, इस घटना में सूचक के द्वारा निगरानी विभाग पटना को जानकारी थी
कि एक केस के मामले में जो है उनसे 10,000 रुपया मांगा जा रहा है, जबकि सूचक के द्वारा जो है वो अपने पैसे देने में असमर्थता जता रहे थे। फिर भी उन्होंने जो एएसआई थे, जो केस के आईओ थे, उन्होंने कहा कि आप पैसा देंगे तभी काम होगा। इसके बावजूद उन लोगों ने पैसा दिया है और इसकी सूचना उन्होंने निगरानी विभाग पटना की दी है, जहाँ पे 11 सदस्यीय टीम वहाँ पे सुबह जहाँ पे घोसी थाना के बाहर एक चाय दुकान पे पैसा देते हुए उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। अब इस गिरफ्तार करके पूरी टीम द्वारा उन्हें पटना ले जाई गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एएसआई को घूस लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गया है। उपेंद्र कुमार मेहता 10,000 रुपये घूस ले रहे थे और इसी बीच निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में गुस्साए लोगों ने पुलिस के ऊपर जमकर पथराव कर दिया, जिस घटना में आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। साथ ही लोगों ने पुलिस वाहन को भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना के बाद पहुंची महुआ एसडीपीओ और जिला से बुलाए गए अतिरिक्त पुलिस फोर्स के बाद मामला शांत कराया गया। पूरी घटना है, आपको बता दें, महुआ थाना क्षेत्र के सिंघारा दक्षिणी पंचायत के भरतपुर गांव की। दरअसल भरतपुर गांव के रामप्रीत सहनी के 18 वर्षीय बेटे ऋषि कुमार ने प्रेम प्रसंग को लेकर खुदकुशी कर ली। युवक का प्रेम प्रसंग गांव के ही एक लड़की के साथ चल रहा था, जिसके बाद मृतक युवक के परिजनों ने प्रेमिका के घर पर हमला बोल दिया और मामले को शांत कराने आई पुलिस टीम पर भी जमकर पथराव किया। बेगूसराय में जहां एक और पुलिस अपराधियों पर अपना शिकंजा कस रही है, तो दूसरी ओर आपको बता दें कि बेखौफ अपराधियों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी है। दरअसल खुली चुनौती देते हुए सफापुर पंचायत के मुखिया अमित कुमार पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वो फरार हो गए। दरअसल मुखिया अमित कुमार अपने घर के समीप थे, उसी वक्त अज्ञात अपराधियों ने अचानक उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी स्थिति अभी तक चिंताजनक बनी हुई है। अपने घर के पास खड़े थे, अपने नए वाले घर से पुराने घर पे जा रहे थे। उसी क्रम में एक बाइक पे 3 अज्ञात आदमी, इसको हम नहीं पहचाने, दो, एक चला रहा था और 2 बैठा हुआ था, जिसके हाथ में, दोनों हाथ में पिस्टल था। वही पिस्टल से बिना कुछ कहे सुने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया और मुखिया जी को ताबड़तोड़ गोली मारा। उसके बाद वहाँ से गोली चलाते हुए निकल गया। पटना के राजा बाजार फ्लाईओवर के ऊपर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 2 वाहन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। दोनों कार के परखच्चे उड़ गए। ये बताया जा रहा है कि एक घायल की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, वहीं 2 लोगों को गंभीर चोट आई हैं, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के घंटों बाद तक फ्लाईओवर के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त वाहन पड़ी रही। सूचना मिलने के बाद शास्त्री नगर थाने की पुलिस वहां पहुंचकर वाहन को हटाया और यातायात शुरू किया। फिलहाल घायलों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। बेतिया में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। एक दूल्हे की चलती गाड़ी से अचानक धुएं निकलने लगे। उस पर सवार दूल्हा और उसके परिजनों के होश उड़ गए, लेकिन ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए सभी को जल्द से जल्द बाहर निकालने को कहा। जैसे ही सब कार से बाहर आए, इतने में आग कार में फैल गई। कार में कुछ ही देर पहले ही फुल टैंक पेट्रोल भराया गया था। ऐसे में आग की लपटें कार में चारों तरफ फैल गई और कुछ ही देर में कार धू कर जल रही, जिससे मझोलिया पथ पर वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर तत्काल जगदीशपुर के थानाध्यक्ष राजू मिश्रा पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। छपरा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां गरखा के कदना गांव में पत्नी को ससुराल से विदा नहीं करने पर एक जीजा अपनी नाबालिग साली के साथ फरार हो गया। नाबालिग के पिता ने अपने दामाद के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बता दें आपको कि जब महिला हेल्पलाइन में पहुंची, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। नाबालिग लड़की ने हेल्पलाइन पहुंचकर परिवार वालों पर बाल विवाह करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार जीजा साली के इस मामले में 6 अप्रैल को शख्स ने अपने दामाद कृष्णराम के खिलाफ अपहरण की नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी, जिसकी जानकारी मिलने पर जीजा कृष्णराम अपनी साली को लेकर महिला हेल्पलाइन पहुंचा, जहां किशोरी ने अपने घर वालों पर बाल विवाह करने का आरोप
लगाते हुए आवेदन दिया। वहीं अपहरण का मामला खुलते ही पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को कोर्ट में पेश करने के लिए हिरासत में ले लिया है। बता दें आपको कि करीब 12 साल पहले कृष्णराम की शादी तेरस राम की पुत्री के साथ हुई थी, लेकिन कृष्णाराम अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता रहा, जिसके बाद उसकी पत्नी जो है वो मायके रहने लगी थी। तो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे ससुर ने FIR कराया था कि तुम साली को लेकर फरार हो? आ रहे हैं, अभी जा भी रहे हैं। कारण क्या था ये बताओ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।